काशीपुर में बनेगा देश का पहला एरोमा पार्क। सीएम धामी ने किया भूमि पूजन। 300 करोड़ के निवेश की उम्मीद। उत्तराखंड में सीबीएसई के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द। मान्यता स्कूलों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। पौड़ी जिले में लोकसभा चुनाव की प्रारंभिक तैयारी शुरू। लेटेस्ट गरुड़ ऐप से रूबरू होंगे चुनाव अधिकारी। बद्रीनाथ धाम में एक साल नहीं मनाई जाएगी बकरीद। दोनों समुदायों के बीच हुई बैठक में बनी सहमति। उत्तराखंड कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गरज और चमक के साथ हो रही बारिश। जोशीमठ में बड़ा भूस्खलन का खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी जिलों में जाकर कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड के जिलों में वरिष्ठ अधिकारी कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, खनन एवं आयुष उत्तराखंड शासन के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा के साथ ही दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि सारे वरिष्ठ अधिकारी हर महीने किसी एक जनपद में जाएंगे। उसका लोकेशन भी किया गया है। तो सचिव स्तर से ऊपर के सारे अधिकारियों को जनपद अलॉटेड है। मुझे इस महीने में हरिद्वार जनपद दिया गया था। तो पहले मैंने विभागीय समीक्षा की थी पीडब्ल्यूडी की, डिटेल में सारी सड़कें जो भी चल रही हैं, जो इंपॉर्टेंट सड़कें हैं, उनका क्या स्टेटस है, क्या क्या काम हो रहा है, काम से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको हमने टेकअप किया। फिर अभी सुबह मैंने एनएच और एनएचआई के जो रोड्स हैं, यहाँ पे जो हाईवेज हैं जिन पे काम चल रहा है, जो प्रस्तावित है, उनकी सुबह समीक्षा की। उसके बाद फिर मैं जमालपुर कलां गांव में गया था। उधर पेयजल की 3-4 स्कीम्स देखी मैंने, आयुर्वेद के 2 अस्पतालों का निरीक्षण किया, मनरेगा के काम भी देखे मैंने, आंगनबाड़ी सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया, स्कूल क्योंकि अभी बंद चल रहे हैं तो बाहर से स्कूल भी देखे मैंने, सरस जो विपणन केंद्र है उसको भी मैंने देखा, 5-6 ग्रुप की महिलाओं से भी बात किया, उनके इश्यूज थे वो भी देखा मैंने, और जो रिलेटेड और इश्यूज थे उन पे भी विचार विमर्श किया। कल रात में रोहालकी गांव है जो बहादुराबाद ब्लॉक का एक गांव है, उसमें हमने रात्रि चौपाल लगाई थी। उसमें भी पूरे गांव के लोग आए थे, काफी सारे उसमें इश्यूज लाए गए, कुछ सड़क से संबंधित थे, कुछ पीएम जो किसान स्वनिधि सम्मान निधि है उसके बारे में 1-2 इश्यूज आई थी। तो उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या उसमें उसका सोल्यूशन हो सकता है, उस पर किया गया। रोड के बारे में एक बात वहां पे आई थी, उसको मैंने इमीडिएटली जो हमारे एक्शन है उनको बता दिया था कि ये इस पे हम लोग काम करेंगे। कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जो इश्यूज यहाँ पे सामने आए हैं उनको हम लोग एक रिकॉर्ड के फॉर्म में, एक मिनट के फॉर्म में, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट के फॉर्म में बना के कंसर्न विभाग को भेजा जाए कि जो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और जो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड विभागों को बुलाया गया है, उनसे डिटेल में बात की जाएगी और वो स्कीम्स कैसे चल रही हैं, उस स्कीम को चलाने में क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए और जनपद के लोगों को उससे ज्यादा से ज्यादा उस स्कीम का लाभ मिल सके। जो मेरे विभाग से रिलेटेड है वो हमने रिजॉल्व कर लिया। जो छोटे मोटे इश्यूज थे, क्योंकि वहां पे बाकी सारे अधिकारी थे, हमारे साथ रहे हैं पूरे टाइम, तो उनको भी बताया गया है इसको रिजॉल्व करने के लिए, और रिटर्न में भी पूरी चीजें लाई जा रही हैं जिससे कि फॉलो करने में आसानी हो कि वास्तव में वो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। उत्तराखंड सरकार द्वारा चीनी मिल की सहकाई आसवानी को लीज पर देने के लिए निकाले गए टेंडर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेंडर को वापस लिए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है जब तक टेंडर को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
देखिए, बापू की मिल का एक इतिहास है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस क्षेत्र में किसानों की आवाज को बल दिया और इसकी आधारशिला रखी। संजय नारायण तिवारी जी ने उसको आगे बढ़ाने का उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और सरकार जैसे सितारगंज के बदरपुर की चीनों में जो कोई उन्होंने निजीकरण कर दिया है, प्राइवेट हाउस में दे दिया है, उसी नियत से, उसी मंशा से ये शुरुआत कर रहे हैं कि आसवानी को भी हम प्राइवेट हाउस में दे दें, लीज पे दे दें। इन्हें ये मालूम नहीं है कि इसके पीछे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे किसान थे, हर वर्ग के, सिख समाज के लोग थे, परती समाज के लोग थे, हमारे वैश्य थे, हमारे अगलेटों के लोग थे, हमारे भिक्षा समाज के लोग थे, सबने इसको बनाया है। और आज दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे गलत फैसले के कारण, लेने के कारण सरकार के हमें सड़कों पर उतरने को बाध्य होना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। ये कर्मचारियों का ही मामला नहीं है, बागपुर की आश्रमी, बागपुर की चीनी का ही प्रश्न नहीं है, मजदूरों का। ये पूरे बागपुर के किसानों के अस्तित्व का भी प्रश्न है, बागपुर के व्यापारियों का भी प्रश्न है, सभी का इसमें योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से इसी लड़ाई को कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया है। हम इसका कोई राजनीतिक भी नहीं करना चाहते हैं, हम सबका सहयोग चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पर सबको आना चाहिए, मुखर होना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए। और आज हम यहाँ पर हमने माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हमें डेलीगेशन में माननीय मुख्यमंत्री से जल्दी मिलेगा, हमारी बात उनके सामने रखना चाहिए। देखिए होता है क्या है, वो कौन आगे बढ़ाएंगे, अगर इसमें सुनवाई नहीं तो शायद आगे ले जाएंगे। बकरीद त्योहार के मौके पर पीस समन कमेटी की बैठक लालकुआं कोतवाली में आयोजित की गई, जिसमें कई अधिकारियों को पहुंचना था, लेकिन जल संस्थान सहित कई विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। जबकि विद्युत विभाग जेई ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना और त्वरित कार्रवाई का भरोसा देते हुए बकरीद त्योहार का विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने का आश्वासन दिया। वहीं बैठक में रोशन मस्जिद के सदर गुड्डू खालिद बेग ने बताया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में प्रांत से ही टैंक के माध्यम से जल की व्यवस्था कराई जाए, जिससे सफाई व्यवस्था ठीक रखी जा सके। साथ ही लाइन पार संजय कॉलोनी में सफाई का ध्यान रखते हुए कूड़े को उठाने की बात कही। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में यात्रियों के द्वारा चलती गाड़ी से प्लास्टिक की खाली बोतलें व प्लास्टिक के खाली रैपर सीधे सड़कों पर फेंके जा रहे हैं, जिससे हवा या बारिश से सीधे मां गंगा में गिर जाते हैं और मां गंगा प्रदूषित होती है। इसको देखकर एनजीओ की टीम ने गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर 80 किलोमीटर की दूरी तक 40 बोरी प्लास्टिक बोतलें उठाई और इन 40 बोरी में करीब 7,480 प्लास्टिक की बोतलें थी, जो सड़क के दोनों ओर से एकत्रित की गई थी। और हमारी संस्था है वो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करती है। हम एक साल पहले जब गंगोत्री के दक्षिण में आए तो हमने देखा कि सड़क के कोने में बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई है। हमारे अंदर एक सवाल आया कि प्लास्टिक की बोतल और ये प्लास्टिक का रैपर है कहाँ से आया। फिर उसके बाद हम इस साल एक प्रेरणा लेके आए कि हम माँ गंगा के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ये ठाना कि हम इस साल गंगोत्री से लेके मनेरी तक जो आपका 80 किलोमीटर का जो रूट है, हम उसमें रूट के लेफ्ट और राइट दोनों रोड में प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करेंगे। ये वो प्लास्टिक की बोतल है जो चारधाम के जो यात्री होते हैं वो अपनी चलती हुई गाड़ी में फेंक देते हैं, मगर भूल जाते हैं आगे जाके प्लास्टिक की बोतल का क्या होगा। पहाड़ी क्षेत्र में हवाएं बहुत तेज चलती है, जिससे क्या होता है प्लास्टिक की बोतल गंगा मैया में बह जाती है, जो गंगा को प्रदूषित करती है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, उनको भी प्रदूषित करती है। तो जब हमने ये 4 दिन की हमने जो पूरी ड्राइव कंप्लीट करी, हमने करीब 35 से लेके 45 हमने कट्टे इकट्ठा करे हैं, जिसमें सिर्फ हमने प्लास्टिक की बोतल ही कलेक्ट करी है। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसी यात्रा करने जाते हैं
तो अपनी चलती हुई गाड़ी से प्लास्टिक कचरे में ना फेंकिए। आगे जाके कोई गांव होगा तो वहां जाके डस्टबिन में फेंके या फिर अपनी गाड़ी में ही रखिए। द्वाराहाट नगर पंचायत का जैविक और अजैविक कूड़ा निस्तारण के लिए बनाए गए डंपिंग जोन राष्ट्रीय राजमार्ग बद्री नारायण मार्ग पर स्थित है, जिससे काफी समय से आसपास के इलाकों में स्मेल फैल रही है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रा चारधाम के श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है, नगर पंचायत द्वाराहाट द्वारा यहां पर यात्रियों के लिए सुलभ शौचालयों का भी निर्माण किया गया, मगर अभी तक न तो कोई वहां पर पानी की व्यवस्था है और न ही टॉयलेट के लिए बनी सीटों पर मुकम्मल काम किया गया है। धन्यवाद, आपने मुझे बात करने का मौका दिया और मेरा अपना पक्ष भी रखने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं, या आपको भी ज्ञात होगा, पिछले 6 महीने से यहाँ पे जो शासी अधिकारी अतिरिक्त प्रभार के तौर पे काम देख रहे थे BKSN के, उनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके स्तर से कोई कमी रही या उन्होंने अपने स्तर से कोई मार्गदर्शन कर्मचारियों का नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जब मैं यहाँ पे था तो मेरे टाइम पे प्रॉपर सफाई हो रही थी, प्रॉपर सारी चीजें हो रही थी, बंटलिंग हो रही थी, कूड़ा भी अपने स्थल पर ही गिर करके और रोड डेली की डेली उसकी सफाई हो रही थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बीच में रहा होगा जो उनकी तरफ से मार्गदर्शन नहीं दिया गया या जो भी यहाँ दौरा नहीं किया गया। मैंने कल ही यहाँ पे जैसे चार्ज लेने के बाद कल यहाँ पे आया था, तो आज मैं सुबह ही मैंने आकर के इनको सबको निर्देशित किया है। और आपने देखा होगा कि यहाँ की व्यवस्था जो पिछले आपने 2-3 दिन पहले देखी होगी और आज में कुछ ना कुछ अंतर दिखा होगा। और मेरा पूरा ये वो रहेगा, प्रयास रहेगा कि जो पिछले 6 महीने में कमियां हुई हैं वो मेरे स्तर से उस चीज़ को खत्म किया जाए। और कूड़े वूड़े की बात, जहाँ तक गंदगी या दुर्गंध की बात है, मैंने इनको बोल भी दिया है, केमिकल हमारा जो है काम करने के बाद इसको डालेंगे, जिससे मक्खी की जो थोड़ी बहुत इस समय दिख रही है, जबकि पूर्व में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ बैठते भी थे, सब कुछ था, तो इनको निर्देशित कर दिया गया है। और इनकी जो भी मांग थी या जो चीज़ मैंने कमियां पाई है, जैसे ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, तो इनके पास होने के बावजूद भी इन्होंने नहीं लगाया है, इसके लिए भी इनको निर्देशित कर दिया है। हरिद्वार में नशे को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार पुलिस द्वारा पूरे जिले में नशे के सौदागरों को इन दिनों शामत आई हुई है। कनकल थाना पुलिस ने 15 पेटी अवैध शराब बरामद की और अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। वहीं आगामी कांवड़ मेले को लेकर पुलिस विशेष टीम बनाकर कार्य कर रही है और इस बारे में जब एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का अभियान चल रहा है, जिसमें हरिद्वार पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और प्रदेश स्तर पर बने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ हरिद्वार पुलिस अवैध नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार में चरस, स्मैक जैसे मादक पदार्थों की रिकवरी हो रही है, जिनकी कीमत कई लाखों में है। जनपद में कांवड़ मेला आने वाले इसके संबंध में तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। इसी क्रम में विजिट कर रहे थे हमारे पुलिस कनकल पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो जियापोता तिराहे के पास एक संदिग्ध वाहन दिखा, जिसमें रोकने पर उनके द्वारा उसका विरोध किया गया। चेकिंग के दौरान उस वाहन से लगभग 15 पेटी शराब बरामद हुई है। चूंकि यह एक कम्युनिकेबल ऑफेंस था, इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर अपराधी को जेल भेजा। कल सीएम साहब ने भी कहा मैडम, लगा आगामी आने वाले कांवड़ के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही CPMF वगैरह की भी तैनाती बॉर्डर पे और अन्य क्षेत्रों में की जाएगी और सघन चेकिंग अभियान समय समय पर चलाया जाता रहा है। और इवन इस बार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में भी कुछ बिंदु रखे गए, जिनमें दोनों जो भी प्रदेश हैं हमारे नेबरिंग स्टेट से, उनके साथ मिलकर के संयुक्त चेकिंग भी की जाएगी और हमारे द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरीके की कोई ऐसा घटना यहाँ ना हो। ठीक है। हथियारों के बल पर महिंद्रा XUV कार लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों से लूटी हुई कार, लैपटॉप आदि बरामद की। पिछले दिनों सितारगंज के पास वाहन सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने ओवरटेक कर तमंचों के बल पर रुद्रपुर आ रही महिंद्रा XUV कार को रोक लिया और चालक को कार से उतारकर महिंद्रा XUV लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में घटनास्थल के आसपास के 500 से अधिक CCTV कैमरों की जांच की, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई। उसने किया था, वो भी उनकी लोकेशन देखिए। तारीख को हमको जानकारी मिली थी, जिसमें वादी जो एरिया सेल्स मैनेजर है श्री गंगवार, वो अपना पीलीभीत से काम खत्म करके आ रहे थे XUV 300 गाड़ी में।
XUV 300 गाड़ी को हाईवे के पास सितारगंज क्षेत्र में एक व्हाइट सफारी खड़ी थी, उसमें से 1-2 लोग उतरे थे। उन्होंने बस हाथ देके बस मदद के बहाना बनाते हुए गाड़ी रोका और उसके बाद जैसे इसने गाड़ी रोका, बंदूक तमंचे के बल पे 3-4 लोगों ने उसके ऊपर दबाव बना के तमंचे के दम पे मतलब एकदम डेयरिंग रोड होल्ड अप विथ लूट घटना का अंजाम दिया था। आज उसकी त्वरित अनावरण कर दिया गया है। कुल मिला के हमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 तो हार्डकोर क्रिमिनल से, एक व्यक्ति तो अमरदीप उर्फ सोनू, वो जब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का पर्दाफाश किया था 3 साल पहले, उस समय उनको शरण देने वाला व्यक्ति था। उसके बाद गोपी है, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल है। ये तीनों के अलावा चौथा एक क्या नाम है, सुलेमान की नाम आ रहा है, जो तमंचे तानने में मेन था, तो उसका हमने चिन्हित कर लिया है। होपफुली जल्दी हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। मेन रूप से घटना में जो लूटी हुई XUV 300 वो बरामद हो चुका है। अभी नेक्स्ट प्रयास ये रहेगा कि जो व्हाइट सफारी है तो और जो अन्य व्यक्ति जो भी इन्वॉल्व है उन सबकी भूमिका को इन्वेस्टिगेट करना है और क्लियरली प्रोफेशनल पुलिसिंग के आधार पर फुटेज और CCTV फुटेज और CVR के आधार पर हम नाम उजागर करें और उनकी भूमिका एग्जामिन करके अगर यदि 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व है तो उनका भी हम भूमिका क्लियर करेंगे। उनकी लोकेशन देखिए, उनकी फुटेज देखिए, अगर होता है तो कर लीजिए। रुड़की के बेलड़ा बवाल में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। अब दलित समाज की महिलाओं ने मीडिया से घटना के दिन की आप बीती बताई। महिलाओं ने पुलिस दूसरे समाज पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, घटना के दिन रोड समाज के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर दलित समाज की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा और इस मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और जब मामले ने तूल पकड़ा तो क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। महिलाओं ने बताया, गांव में अभी भी डर का माहौल है। वहीं मृतक पंकज की पत्नी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, ग्राम प्रधान के इशारे पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। जिस दिन झगड़ा हुआ उस टाइम में अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी बैठ के खाट पे। जैसे पुलिस वाले थे उसमें कुछ रोड के भी बंदे थे, उन्होंने हेलमेट भी ओढ़ रखे थे और वो मास्क भी लगा रखे थे। उस टाइम पे उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी। मेरी बच्ची को आए पहले तो 2 थप्पड़ लगाए, फिर मैंने कहा इसे मत मारो, मैं छोटी बच्ची, इसका कोई दोष नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने मेरी गोद में से मेरी बच्ची को लिया और फिर खाट पे फेंक दिया। उस टाइम मुझे और भी ज्यादा हुआ तो मैंने जैसे डंडा पकड़ा, उसने मेरे डंडे मारे काफी सारे, एक हाथ में लग रहे, 3 पैर पे है, मेडिकल भी हुआ था मेरा। और उसके बाद उसने मेरे पेट पे लात मारी। मैंने ये भी बोला कि मैं प्रेगनेंट हूँ 2 महीने, ऐसा मत करो मेरे साथ में, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्के मुक्के ऐसे दिए, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता उसके बाद। और मेरा देवर, उसकी शादी होने वाली थी, अभी इसी 28-27 की तारीख की शादी थी, उसको भी पकड़ के ले गए। वो तो पुताई कर रहा था घर में, उसके कपड़े भी सारे पेंट में हुए हुए ना, क्योंकि काम चल रहा था घर में। इसी तारीख की शादी थी, शादी का माहौल था, घर में मेहमान आ रखी, मेरी ननद आ रखी थी, उसको भी काफी चोट आ रखी है, उसका भी मेडिकल हो रखा है। उन्होंने किसी कोई बात नहीं सुनी। गाँव में किस तरह जो मेरा नाम प्रिया है, मैं बेलडे गाँव से हूँ और मेरे हस्बैंड की हत्या हुई है और मैं मतलब अपनी बात रखने के लिए मुझे इंसाफ नहीं मिला अभी तक, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैंने मीडिया के सामने आके बोलने की कोशिश करी। क्या हुआ? डेड बॉडी लेके चले गए तो पुलिस वाले और जो रोड के लड़के थे वहाँ पर आए और उन्होंने मारपीट चालू कर दी और पथराव भी उन्होंने खुद कराया वहाँ पर। हमारे जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर रोडों में होता तो वहाँ भी पथराव होते हैं, लेकिन हमारे समाज में हुए हैं। कितनी चोटें हैं, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह इंसाफ चाह रही है? जी मुझे तो इंसाफ ये चाह रहा है कि जैसे मेरा मारा ऐसे उन्हें इंसाफ, मुझे उन्हें सजा होनी चाहिए। जी पुलिस का क्या राय है, कुछ गलती हुई है उनका, आपकी तरफ क्या राय है? जी पुलिस वालों ने तो हमारी सुनी नहीं, एक बात भी नहीं सुनी। अगर वो सुनते तो हमारी रिपोर्ट भी दर्ज करते। जब उन्होंने हमारी रिपोर्ट में दर्ज करी, सब काम सचिन के प्रधान के हाथ में सौंप रखा था, वही करवा रहा था जो कुछ करवा रहा था। हमारे तो एक बार भी नहीं सुनी। सुबह से शाम हो गई बात देखते देखते कि भाई हमारी रिपोर्ट दर्ज होगी या कुछ कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले। आरोप लगा पुलिस बाद में आई तो क्या रहा उसके बाद? जी नहीं, पुलिस तो साथ थी, पुलिस वाले तो हर टाइम साथ थे। और जब वहाँ गांव में भी सब चले गए, वहाँ पर पथराव होने लगे और घरों में से निकाल के लेडीज क्या, बच्चे क्या और बूढ़े क्या, मेरा खुद जो मेरे ससुर है उनको भी डंडे से खूब मारा है।
उनके पैर सूजे पड़े हैं। जाके अगर आप जाके देखोगे ना, उनके पैर सूजे पड़े हैं। कल ही दवाई दुआ के लाए हैं डॉक्टर के से। जी जो आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपको न्याय दिलाएंगे, और सभी कह के जा रहे हैं, तो बात सभी कह रहे हैं। जी मेरी मांग ये है, मतलब मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बुढ़ा बुढ़ी मेरे साथ में है। मैं उनको कैसे देखूँ, कैसे, मतलब मैंने कभी कुछ करा नहीं है। मुझे तो काम चाहिए, चाहे वो मुझे छोटी से छोटी सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हाइट्स में सीएम धामी पहुंचे, जहां उन्होंने अरोमा पार्क का भूमि पूजन किया और इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे उद्योगपतियों को प्लॉटों का आवंटन किया। इस दौरान मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज कैप, सेलाकुई, सुगंध व्यापार संघ दिल्ली तथा असेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नोएडा एवं सिडकुल द्वारा देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। सरकार को उम्मीद है कि एरोमा पार्क में 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। M9 जो है सेब की खेती की जाती थी और उसके पौधे भी जो है सरकार लाकर देती थी, लेकिन कम पानी में उसका उत्पादन ठीक नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने तय किया है कि अब सेब के क्षेत्र में, मैं अभी क्योंकि एरोमा की बात हो रही है लेकिन मैं हॉर्टिकल्चर की भी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सिंगल जी सोच रहे होंगे कि ये नए सब्जेक्ट पर आ गए हैं। ये नया सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि किसान भाई बहुत बड़ी संख्या में है। आज हमारा शोध और अनुसंधान तेजी से आगे बढ़ा है। अब M111, M111 ये जो सेब की प्रजाति है वो हमारी कम पानी में भी पैदा हो रही है। तो हमने कहा है कि हम इस क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार जो है उनकी गार्डियनशिप लेकर इस क्षेत्र में किसानों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए हर प्रकार से प्रयास करेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। मैं आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर हमारा मिलेट का बहुत बड़ा, श्री अन्न का बहुत बड़ा उत्पादन हमारा यहाँ पर पहले से ही होता है। उस श्री अन्न को भी आज बढ़ावा मिल रहा है और निश्चित रूप से ये श्री अन्न भारतीय खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने में आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होगा। वोकल फॉर लोकल आधारित एक जनपद 2 उत्पाद योजना, ये हमारी उत्तराखंड सरकार की योजना है। उस योजना से भी स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। एप्पल मिशन पर और कीवी मिशन पर कार्य किया जा रहा है। हमारे इसी उधम सिंह नगर में उद्योग के क्षेत्र में यहीं पर खुर्किया फार्म में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। उसके लिए भारत सरकार से धनराशि भी स्वीकृत हो गई है और 1000 एकड़ जमीन हमारी वहां पर चुनी जा चुकी है। उस काम के लिए जल्दी ही वो बनेगा और इसके बनने से जहां 7,500 करोड़ का सीधे सीधे निवेश होगा और लगभग 20,000 रोजगार के भी नए अवसर यहाँ पर सृजित होने वाले हैं। हम नई पर्यटन नीति लाए हैं जिसमें स्वरोजगार के लिए 100% सब्सिडी का इसमें प्रावधान किया गया है। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कस्टमाइज पैकेज की नीति भी तैयार की जा रही है। नई स्टार्टअप नीति तैयार की गई है। किसान भाई यहाँ पर है तो मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है, उस योजना से प्रदेश के 9 लाख किसानों को उनके खातों में 1390 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक हस्तांतरित की जा चुकी है। किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह उनको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान उत्तराखंड की सरकार ने किया है। हमने मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को जहां सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवा में 30% का हमने क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया है, वहीं 2025 तक जब राज्य हमारा 25 साल का होगा, रजत जयंती वर्ष होगा, तब हम 1,25,000 बहनों को लखपति बनाने का भी हमने संकल्प लिया है। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत भी किसानों को 80% तक सब्सिडी पर कृषि उपकरण
उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे छोटे किसान, बड़े किसान, सभी किसानों के लिए हम योजना बना रहे हैं। इसी प्रकार से पहले के समय में पॉली हाउस एक साल के अंदर मात्र 500 बनाए जाते थे। 500 पॉली हाउसों की व्यवस्था थी। हमने 18,000 पॉली हाउस एक साल में बनाने का लक्ष्य लिया है, जिसके लिए 304 करोड़ रुपए की धनराशि की भी योजना प्रावधान कर दिया गया है। इस योजना से राज्य के लगभग 1 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सहित उनकी आय में वृद्धि होगी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में आज जो पलायन हो रहा है वो पलायन भी हमारा रुकेगा। पूरे राज्य के अंदर संतुलन स्थापित हो, इस उद्देश्य से लगातार काम किया जा रहा है। 2025 तक हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर क्षेत्र में हम नंबर 1 पर हों, इसके लिए काम हो रहा है। जल संचय के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज जहां तराई क्षेत्र में भी आज मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, वह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से हमने एक बोर्ड जल संग्रहण के क्षेत्र में पुनर्जीवन, हमारे छोटे छोटे नाले, नदी, गधेरे, हमारे स्रोत, नौले, इन सब का पुनर्जीवन हो, उसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है। एक बोर्ड भी इस पर बनाया जा रहा है। क्योंकि आज सगंध की बात हो रही है, पौधों की बात हो रही है, खेती की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो इसमें जल की बात न हो, कृषि की बात न हो, तो मैं समझता हूँ ये बात पूरी नहीं होगी। आने वाले समय में हमारा कृषि विभाग और हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा उद्यान विभाग, ये सारे विभाग मिलकर, पंचायती राज विभाग, ये सारे मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने जो अमृत सरोवर प्रत्येक जिले में बनाने का जो लक्ष्य दिया था, उत्तराखंड में हमारे 1200 से भी ज्यादा अमृत सरोवर बनाए जाने की योजना पर काम हो रहा है। वह भी निश्चित रूप से जल संचय और जल संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा काम है। आज के इस अवसर पर आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करते हुए और आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए कि हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोग्राम की जो पॉलिसी है उसको विस्तार देने में भी निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर जनपद, हमारा काशीपुर, ये क्षेत्र हमेशा से हमारे लिए बहुत ही एक प्रमुख स्थल रहा है। M9 जो है सेब की खेती की जाती है और उसके पौधे भी जो है सरकार लाकर देती थी, लेकिन कम पानी में उसका उत्पादन ठीक नहीं हो पाते हुए और आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए कि हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोग्राम की जो पॉलिसी है उसको विस्तार देने में भी निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर जनपद, हमारा काशीपुर, ये क्षेत्र हमेशा से हमारे लिए बहुत ही एक